Welcome back students to the Miracle Education. Today I am here to the third video of your master series of nutrition. जैसा कि पहले आपको पता है दो वीडियोस लास्ट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और लॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियोस अपलोड है, वैसे ही हम आपके लिए शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन का ये वीडियो लाए हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं और ये बताते हैं कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको किस पैटर्न पे लिखना है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय फूड एडल्ट्रेशन? आप फूड एडल्ट्रेशन से क्या समझते हैं? Food adulteration is a method in which food additional substance या foreign substance are added to the food to reduce the property, diets and valuable calories substance in foods। आपको food adulteration में इसका definitions लिखना है। फूड एडल्ट्रेशन का डिफिनीशन बुक में पढ़े होंगे आप, FOA के अकॉर्डिंग भी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी आपका डिफिनीशन दिया हुआ है, वो भी आपको मेंशन करना है। एक डिफिनीशन आप अपने मन से जैसे लिख सकते हैं, फूड एडल्ट्रेशन इज अ मेथड बाय विच एडिंग फॉरेन सब्सटेंस या एडिशनल सब्सटेंस इन फूड टू रिड्यूस द प्रॉपर्टीज न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ द फूड। फिर उसके बाद इसमें क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। सबसे पहले आप फूड एडल्ट्रेशन को एक्सप्लेन कर दिए, उसका डेफिनेशन लिखें। फिर अकॉर्डिंग टू FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको एक डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद ये पूछ रहा है टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। तो हम लोग आइए इसका टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला टाइप है इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन। इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन में क्या होता है ना कि कोई भी इंसिडेंट की वजह से उस सब्सटेंस में मिलावट हो जाता है, आप नहीं भी चाहते हैं, फिर भी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस उसमें ये हो गया, वो होता है इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन। तो वो आपको लिखना है और एग्जाम्पल के साथ मेंशन करना है। जैसे हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताएं कि अनइंटेंशनली जो एडल्ट्रेशन होता है वो। फिर सेकेंड वन है इंटेंशनल में क्या है, एक इंटेंशन से, जैसे अगर आपके घर में कोई दूध देने वाला आता है तो वो दूध में वाटर ऐड करता है, तो वो इस पर्पस से ऐड करता है कि उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग को वो देगा, इस पर्पस से वो ऐड करता है। सो सेकेंड वन इज इंटेंशनल, वो अपनी मर्जी से अपना प्रोडक्ट का वायबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसका ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए जो ऐड करता है वो आएगा इंटेंशनल में। फिर उसके बाद थर्ड में हम लोग देखते हैं मेटालिक एडल्ट्रेशन। मेटालिक एडल्ट्रेशन जनरली पैकेज फूड वगैरह होता है ना, उनमें होता है कि अगर नियोन गैसेस का, हाइड्रोजन गैसेस का, जहाँ पे जिस गैसेस का यूज़ करना चाहिए उसका ओवर ऐड कर देता है, या फिर कुछ हार्मफुल पॉइजनस गैसेस का एजम्पशन कर देता है, जिसकी वजह से वो फूड कंटामिनेटेड हो जाता है, एडल्टेड हो जाता है। एंड फोर्थ वन इज केमिकल। जैसा कि मेटालिक में बताएं कि कोई एडिशनल मेटल्स का ऐड कर देता है, वैसे ही केमिकल्स में कुछ वैसे फूड्स का, जैसे पैकेज फूड्स आते हैं, फ्रोजन फूड्स आते हैं, उनका लाइफ ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स का ऐड कर देना जो कि ह्यूमन गट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज को प्रोड्यूस करता है, बर्थ देता है, वो आपका आएगा केमिकल एडल्ट्रेशन में। एंड द फिफ्थ वन इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एडल्ट्रेशन में जनरली बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का ग्रोथ हो जाना है। जैसे ब्रेड का एक वायबिलिटी पीरियड होता है, उस वायबिलिटी पीरियड्स के बाद उसके ऊपर फंगस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग बायोलॉजिकल एडल्ट्रेशन में रखेंगे। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन जिसको आपको एग्जाम में लिखना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है वो ये एडल्ट्रेशन क्या है, और उसके एग्जाम्पल्स में आपको लिखना है केस बना के कि जैसे मिल्क में वाटर ऐड किया, इंसिडेंटल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड हो गया, केमिकल्स में एडिशनल केमिकल्स यूज़ किया गया फ्रोजन फ्रूट का लाइफ ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए। सो
This is the complete answer of question number 1. Next move to the question number 2. Question number 2 is define food sanitation. जैसा कि आप पढ़े होंगे न्यूट्रिशन में, फूड सैनिटेशन क्या है? फूड सैनिटेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग, प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड सर्विंग द फूड बाय अ क्लीन मेथड. 5 चीज याद रखिएगा इसमें आप, PPPS. फर्स्ट P से हुआ प्रोसेसिंग, सेकेंड P से प्रिपरेशन, थर्ड P से प्रिजर्विंग, S से स्टोरेज, एंड दिस S leads to serving. So, food sanitation is a method by which maintaining the cleanness during the processing, preparation, preserving, storage and serving of food. आपको ये लिखना है इसके डिफिनीशंस में. डिफिनीशन में आप ये लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद इन्यूमरेट द हाइजीन प्रैक्टिसेस ऑफ फूड हाइजीन. फूड हाइजीन के समय क्या क्या हम लोग हाइजीन प्रैक्टिस यूज करेंगे, यहाँ पे वो भी मेंशन करने के लिए कह रहा है. सो देखते हैं हम लोग व्हाट आर द हाइजीन प्रैक्टिसेस विच आर मेंशन्ड. पहला हाइजीन प्रैक्टिस मेंटेन करना है हैंड हाइजीन, जिसको हम लोग पर्सनल हाइजीन भी बोलते हैं. आप वो डिफिनेशन लिख दिए, फिर डिफिनेशन लिखने के बाद आपको हाइजीन प्रैक्टिसेस इन फूड प्रैक्टिस लिखना है. हाइजीन प्रैक्टिसेस विच आर यूज ड्यूरिंग फूड हाइजीन, वो लिखना है. फिर उसमें सबसे पहले लिखना है पर्सनल हाइजीन. फिर पर्सनल हाइजीन में आपको क्या क्या करना है, कोई भी खाना बनाने से पहले आपको अपना हैंड वॉश करना है, नेल्स वगैरह शॉर्ट्स रखना है, हार्मफुल कोई भी केमिकल सब्सटेंस को आप टच करके आए हैं या फिर कोई भी कंटामिनेटेड सब्सटेंस को टच करके आए हैं वो करना है. अगर आपको कोई पहले से कम्युनिकेबल डिजीज हो रखे हैं तो अपना नाक को ढक के जनरली खाना बनाना है. स्नीजिंग, कफिंग को अवॉइड करना है. और जो आप प्रॉपर क्लॉथ्स पहने हैं वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए. आपको ये सब कुछ पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन करना है. मिनिममली 2 से 3 पॉइंट आप इसके अंदर मेंशन कीजिएगा कि पर्सनल हाइजीन में जो पर्सन हु इज कुकिंग द फूड उसको क्या क्या हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए. सो फर्स्ट वन इज पर्सनल हाइजीन, सेकेंड वन इज फूड हाइजीन. फूड हाइजीन से आप लोग क्या समझते हैं? फूड हाइजीन से फूड जो हम लोग ला रहे हैं बाहर से, रॉ मटेरियल्स और कुक मटेरियल्स, वो हाइजीन होना चाहिए. हम लोग को एसेस करके लाना है कि हम लोग कैसे जगह से ला रहे हैं, क्या वो जगह सही है या नहीं है. फिर हम लोग जो फूड्स लाएं उसका स्मेल, उसका टेस्ट सही है या नहीं है, उसका टेक्सचर सही है या नहीं है. जिस हम लोग बॉल में निकाले हैं वो बॉल हमारा माइक्रोबियल फ्री इन है या नहीं है, ये सब आपको एसेस करना है. सेकेंड वन में फूड हाइजीन में. और ये सब 2-3 पॉइंट, ये सब टॉपिक्स हुआ. ये सब टॉपिक्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है कि पर्सनल हाइजीन में क्या क्या मेजर्स आपको यूज करना है तो फूड को कंटामिनेटेड होने से बचा सकते हैं. तो आपको ये सब पॉइंट्स है, इसके अंदर आपको 2 से 3 पॉइंट मेंशन करते जाना है. फर्स्ट हम बताएं पर्सनल हाइजीन, सेकेंड फूड हाइजीन एंड थर्ड वन इज किचन एंड इक्विपमेंट हाइजीन. Kitchen and equipment hygiene.
किचन एंड इक्विपमेंट हाइजीन में आपको क्या रखना है, जहाँ पे हम खाना बना रहे हैं, किचन जनरली जहाँ पे लोग खाना बनाते हैं, आपका किचन क्लीन है या नहीं, जो जो सब्सटेंस यूज़ होता है खाना बनाने में, जो जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं वो क्लीन है या नहीं, वो यूटेंसिल्स यूज़ करने लायक है या नहीं, आपको वो मेंशन करना है। आपका किचन क्लीन है, जिस चूल्हा पे आप खाना बना रहे हैं वो क्लीन है, ये सब आपको मेंशन करना है किचन एंड इक्विपमेंट हाइजीन में। फिर उसके बाद फोर्थ वन देखते हैं हम लोग। फोर्थ है सेफ फूड स्टोरेज। मान लीजिए आप चावल दाल को स्टोर करते हैं, तो हम लोग जो उस चीज़ को स्टोर कर रहे हैं उसमें असेस करना है, उसमें देखना है कि कोई बाहर फॉरेन सब्सटेंस नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, कोई केमिकल्स प्रेजेंट नहीं है। जब रॉ मटेरियल जैसे कोई सब्जी फ्रूट्स वगैरह हम फ्रीज में स्टोर कर रहे हैं तो वो देखेंगे वो रॉटन नहीं है, खाना बनाने लायक है। ये सब पॉइंट्स आपको लिखना है सेफ फूड स्टोरेज में। फिर इसके बाद है लास्ट है सेफ फूड सर्विंग प्रैक्टिसेस। वो 4 हो गया। एंड ये लास्ट है सेफ फूड सर्विंग प्रैक्टिसेस। जो आपको खाना दे रहे हैं वो फ्री है माइक्रोबियल से, डिजीज से है या नहीं, वरना खाना तो इतना हम लोग हेल्दी वे में बनाएं, जब उसको सर्व करने वाला ही पर्सन डिजीज से या फिर कोई चीज़ से अफेक्टेड होगा तो क्या वो आपका फूड नॉर्मल जिस फूड में हेल्दी फूड में आएगा? नहीं, आपके पास आते आते वो फूड इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो जो सर्व कर रहे हैं वो हेल्दी होने चाहिए, जिस यूटेंसिल्स में सर्व कर रहे हैं वो प्रॉपर वॉश्ड होना चाहिए, जो जो आप यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईटिंग वो प्रॉपर सैनिटाइज होना चाहिए। मतलब किचन में तो उतना हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन रफली हम लोग जो सोप या फिर डिश वॉश वार्ड यूज़ करते हैं, लिक्विड यूज़ करते हैं, उससे क्लीन होना चाहिए। कोई भी वैसा पर्सन जो कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र कर रहा है जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह से, वो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि माइक्रोबियल उसके माउथ से कोई कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू उसके माउथ से चला जाएगा वो प्लेट में, तो फिर वो आपको भी अफेक्ट करेगा। वो पर्सन एक ऑलरेडी तो डिजीज से सफ़र कर रहा है, उसके साथ साथ आप भी डिजीज से सफ़र कीजिएगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पहले डिफिनेशन लिखना है, डिफिनेशंस के बाद हाइजीन प्रैक्टिसेस ये लिखना है, फिर इसके अंदर आपको 2 से 3 पॉइंट मेंशन करना है। और कम से कम अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो मिनिममली यू हैव टू राइट 2 to 2.5 पेजेस। अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी 1.5 से 2 पेजेस के बीच में लिखना ही है आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आप प्रेजेंट करके लिखिए, जैसे डिफिनेशन लिखने के बाद ये सब आप प्रेजेंट करके लिखिए, फिर एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए, वैसे आप कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फूड स्टोरेज। अभी हम लोग फूड एडल्ट्रेशन पढ़ लिए हैं, फूड सैनिटेशन पढ़ लिए, नेक्स्ट है फूड स्टोरेज। इसमें क्या बोल रहा है? डिफाइन फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज है क्या? Food storage is a method by which we are preserving the food for a long duration or short duration for consuming the food. Food storage वो है, आपको एक्सप्लेन करना है, डिफिनीशन लिखना है, इंट्रोडक्शन भी आप लिख सकते हैं। फूड स्टोरेज का इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। फूड स्टोरेज इज अ मेथड फॉर प्रिजर्विंग द फूड्स। वी हैव टू प्रिजर्व रॉ मटेरियल फूड अलग एंड कुक्ड फूड मटेरियल्स अलग। वी हैव टू सेपरेट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स डिफरेंट। वी हैव टू सेपरेट ग्रेन्स, सीरियल्स, लेग्यूम्स इन डिफरेंट वे। आप ये मेंशन कर सकते हैं फूड स्टोरेज में। फिर एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ फूड स्टोरेज। तो सबसे पहले आप इम्पोर्टेंस देख लीजिए, इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकता है फूड स्टोरेज का। आप फूड स्टोरेज अच्छे से कीजिएगा तो जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज जो होता है डिजीज़ माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से, वो नहीं होगा। उसकी वजह से पर्सन का हेल्दी वेट गेन होगा, ग्रोथ स्टंटिंग, वास्टिंग मसल्स ये सब नहीं होगा। फिर उसके बाद उसका प्रॉपर न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन ये सब नहीं होगा। उसको सारे तरह का वेल बैलेंस डाइट मिलेगा जिसको वो कंज्यूम करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आगे फॉलो कर सकता है। ये सब आपको इम्पोर्टेंस मेंशन करना है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड स्टोरेज? प्रिंसिपल्स ऑफ फूड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको आपको जनरली एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। आप उसमें प्रिंसिपल का सब पॉइंट लिखिएगा, फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कीजिएगा। क्लीनलीनेस, सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका क्लीनलीनेस, उसको क्लीन करके रखना है। जो भी जहाँ भी आप फूड स्टोरेज कर रहे हैं उस प्लेस को, उस कंटेनर को या फ्रीज में आप रख रहे हैं उसको क्लीन करके रखना है, फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड द सेकेंड प्रिंसिपल इज टेम्परेचर कंट्रोल। कोई भी सब्सटेंस आप रख रहे हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्रोजन फ्रूट्स हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया या मिल्क हो गया, उसको एक सर्टेन टेम्परेचर के अंदर रखना है। अगर टेम्परेचर कंट्रोल ख़त्म होगा तो वो फूड ख़राब हो सकता है, फूड वेस्टेज ऑफ फूड्स होगा, तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल में रखना है। एंड द थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी रेगुलेशन। टेम्परेचर कंट्रोल तो वैसा सब्सटेंस हुआ जो थोड़ा सा वेट हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को आप टेम्परेचर कंट्रोल में रख सकते हैं, ग्रेन्स हो गया, सीरियल्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ह्यूमिडिटी कंट्रोल मतलब उसको एयर वगैरह से बचा के रखना है, जैसे कुछ दाल्स वगैरह, पल्सेस वगैरह हो गए हैं, चावल्स जो राइस होता है, सीरियल्स होता है, व्हीट होता है, ये सब को आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके रखना पड़ता है, वरना उनका डिजेनरेशन या ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है उस कंटेनर में ही, इसलिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फोर्थ वन इज फीफो प्रिंसिपल। हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि फीफो प्रिंसिपल है क्या। फीफो प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपके पास कोई चीज़ आप मार्केट से ले आए हैं, उसका पहले से ही आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, देन यू हैव टू यूज दैट ओल्ड स्टॉक। ओल्ड स्टॉक खत्म होने के बाद ही आप न्यू स्टॉक निकाल सकते हैं, वो है आपका फीफो प्रिंसिपल। फिर उसके बाद फिफ्थ वन इज प्रॉपर पैकेजिंग। फिफ्थ प्रिंसिपल इज प्रॉपर पैकेजिंग। जब आप कोई चीज़ को पैकेज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से पैक करके रखने के लिए, पैक करके रखना ज़रूरी है फूड स्टोरेज के प्रिंसिपल्स में। प्रॉपर वेंटिलेशन। कोई भी वैसा सब्सटेंस रख रहे हैं, फूड सब्सटेंस रख रहे हैं जिसका कोई वेंटिलेशन ही नहीं हो रहा है, वो प्लास्टिक, कोई सब्सटेंस आप जैसे मार्केट से लाएं उसको प्लास्टिक में ही पैक छोड़ दीजिएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। वो फूड का अगर लाइफ हमको ज़्यादा दिन तक रखना है तो उसको प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे उस फूड का गैसेस एक्सचेंज होते रहे। एंड द लास्ट वन, सेवेंथ वन इज पेस्ट कंट्रोल। जो फूड्स हम लोग रख रहे हैं, स्टोर करके रह रहे हैं, वो पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज वो आपके बॉडीज़ को, आपके गट को ही नुकसान पहुंचाएगा। सो ये सब हो गया फूड स्टोरेज नॉर्मल ग्रेन्स का। इसमें मिल्क स्टोरेज का प्रिंसिपल्स अलग है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मिल्क स्टोरेज। मिल्क स्टोरेज में सबसे पहला प्रिंसिपल है रेफ्रिजरेशन। बिना रेफ्रिजरेशन का वो मिल्क खराब हो जाएगा। तो मिल्क स्टोरेज का सबसे पहला प्रिंसिपल है रेफ्रिजरेशन, फूड को रेफ्रिजरेट करके रखना है। उसके बाद है यूज ऑफ क्लीन कंटेनर्स। जो कंटेनर्स हम यूज़ कर रहे हैं मिल्क को गर्म करने के लिए या फिर उसको पीने के लिए, वो हमारा कंटेनर्स क्लीन होना चाहिए, वरना जो आपका मिल्क है वो खराब हो जाएगा। फिर इसमें भी है थर्ड टेम्परेचर
टेम्परेचर कंट्रोल, मिल्क को टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना है। एक टेम्परेचर पे आने के बाद मिल्क खराब हो जाता है, जो टेम्परेचर पे मिल्क का लाइफ लाइन मेंटेन रहे वही टेम्परेचर पे हमको रखना है, ना ज़्यादा ना कम। सो ये प्रिंसिपल्स था, दिस थ्री आर द प्रिंसिपल ऑफ मिल्क स्टोरेज। नेक्स्ट वी विल सी द प्रिंसिपल्स ऑफ मीट स्टोरेज। मीट स्टोरेज में सबसे पहला प्रिंसिपल्स है फ्रीजिंग। जो भी फ्रोजन मीट रखा जाता है उसको फ्रीजिंग में रखा जाता है। जनरली 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे रखा जाएगा। अगर आपको उसको कंज्यूम करना है तो विदिन 2 to 3 डेज अगर आप वो मीट को कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप 1 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं, आपको फ्रीजिंग पे रखना है तो। और अगर आपको उस मीट को मतलब फ्रोजन बनाना है तो यू हैव टू कीप -18 डिग्री सेल्सियस। अगर उस मीट को बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना है तो उसको फ्रोज़न करके आप -18 डिग्री सेल्सियस तक रखिएगा, तभी आप उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है हाइजीन। हाइजीन एंड क्लीन सरफेसेस। जब आप मीट को स्टोर कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर हाइजीनिक वे में, अगर आप मार्केट से लाएं डायरेक्ट आप उसको फ्रीज में नहीं रख सकते, आप मार्केट से लाएं उसको प्रॉपर वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए, तब आप जाके उसको डीप फ्रीजर्स में रख सकते हैं, तब आप उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। इसका थर्ड प्रिंसिपल है कंट्रोल ऑफ मॉइस्चर। अगर उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तभी वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो आप थर्ड प्रिंसिपल आप उसको मॉइस्चर कंट्रोल करना है, उतना ही मॉइस्चर रखना है जितने डिग्री सेल्सियस तक वो खराब ना हो। सो थर्ड प्रिंसिपल है मॉइस्चर। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। फूड स्टोरेज, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड स्टोरेज, पता चल गया आपको। प्रिंसिपल को अलग अलग मेंशन करके रखना है। मिल्क स्टोरेज का प्रिंसिपल्स अलग है, मीट स्टोरेज का प्रिंसिपल अलग है, और नॉर्मल जो फूड स्टोरेज होता है उसका प्रिंसिपल अलग है। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे अगर आपको याद होगा तो आप तीनों को क्लासीफाई करके लिख सकते हैं। सो हम लोग उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील स्कीम। जैसा कि आप पहले भी सुने होंगे मिड डे मील स्कीम, जिसका नाम अभी पोषण योजना कर दिया गया है। मिड डे मील स्कीम को इसको ये कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण योजना बोला जाता है इसको। ये आपका 15 अगस्त 1955 में आया था। कब आया था? अगस्त 1995 में। सबसे पहले मिड डे मील प्रोग्राम 15 अगस्त 1995 को लाया गया था, और जब ये लाया गया था तो इसका नाम कुछ और था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। मिड डे मील प्रोग्राम जब लाया गया था तो उसका नाम था नेशनल प्रोग्राम टू सपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद इसको मॉडिफाई करके मिड डे मील प्रोग्राम में नाम रखा गया, और मिड डे मील प्रोग्राम को अभी मॉडिफाई करके पोषण योजना में रखा गया। तो आपको सबसे पहले ये कब लाया गया है? 1995 में 15 अगस्त में मेंशन करना है। किस नाम से लाया गया था पहले वो आपको मेंशन करना है। फिर अपडेट हो गया, मिड डे मील स्कीम हुआ, मिड डे मील स्कीम होने के बाद पोषण योजना हुआ, फिर आपको ये मेंशन करना है। इतना मेंशन करने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव आपको मेंशन करना है कि मिड डे मील का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव जनरली इसका क्या हो सकता है? वैसे बच्चों को फूड पहुंचाना जो कि बहुत सारे बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे, फूड के लालच में उनको स्कूल भेजा जाता है, उनका अटेंडेंस मेंटेन होता है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंटेन होता है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स विच यू कैन मेंशन इन मिड डे मील प्रोग्राम। ये सब ऑब्जेक्टिव है जब आप मिड डे मील प्रोग्राम लिखिएगा तो उसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर बेनिफिशरीज, व्हाट आर द बेनिफिशरीज, मतलब मिड डे मील प्रोग्राम का बेनिफिशरीज कौन कौन हो सकता है वो आपको लिखना है। सो बेनिफिशरीज में आएगा सबसे पहला, बेनिफिशरीज लिखिएगा। बेनिफिशरीज सबसे पहला गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रंस,
गवर्नमेंट स्कूल, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो उसके बेनिफिशरीज हो सकते हैं। फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के बाद गवर्नमेंट एडेड स्कूल, मतलब जिनको गवर्नमेंट फंड करते हैं, वैसा स्कूल्स जो प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है बट उसको गवर्नमेंट फंड करता है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। फिर थर्ड है लोकल बॉडी स्कूल्स, लोकल बॉडी स्कूल्स। और फोर्थ है स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स। सो दीज आर द बेनिफिशरीज ऑफ मिड डे मील। सबसे पहला गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट एडेड स्कूल, जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड किया जाए, लोकल बॉडी स्कूल्स और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स। दीज आर द बेनिफिशरीज ऑफ मिड डे मील स्कीम। फिर उसके बाद इसमें न्यूट्रिशनल नॉर्म्स आता है, मतलब बच्चे को कितना अमाउंट ऑफ फूड, कितना अमाउंट ऑफ कैलोरी, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन दिया जाता है, उसको हम लोग न्यूट्रिशनल नॉर्म्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट वी विल सी द न्यूट्रिशनल नॉर्म्स। न्यूट्रिशनल नॉर्म्स, सो न्यूट्रिशनल नॉर्म्स में सबसे पहले आएंगे प्राइमरी क्लासेस के बच्चे, प्राइमरी क्लासेस, जो बच्चे क्लास 1 से 5 तक पढ़ते हैं उनको प्राइमरी क्लासेस के बच्चे बोला जाता है। इन लोग को एनर्जी के लिए 450 किलो कैल दिया जाता है और प्रोटीन 12 ग्राम दिया जाता है। ये है प्राइमरी स्कूल्स वाले बच्चों का जो 1st से 5th क्लास में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है जो प्राइमरी के ऊपर बच्चे होते हैं, मतलब अपर प्राइमरी स्कूल्स। सेकेंड वन इज अपर प्राइमरी स्कूल्स चिल्ड्रंस। जो अपर प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको एनर्जी के लिए 700 किलो कैल दिया जाता है और प्रोटीन 24 ग्राम दिया जाता है। सो ये आपका न्यूट्रिशनल नॉर्म्स है मिड डे मील स्कीम का। इतना लिखने के बाद आप एडवांटेज भी लिख सकते हैं कि जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम या पोषण योजना मिड डे मील स्कीम चल रहा है उसका एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज है बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज नहीं हो रहे हैं, वो आगे जाके एडुकेटेड होंगे। ये सब आप उनका एडवांटेज लिख सकते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से क्या क्या एडवांटेज मिलता है। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट इन ब्रीफ द रोल ऑफ नर्स इन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ICDS इसी को बोलते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को हम लोग ICDS भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगर ICDS एग्जाम में दे देगा तो घबराइएगा मत, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। जो भी हो यही होता है। सो अगर आपको ये पूछ रहा है, ये आपको जो ICDS है वो एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है जो कि 6 साल से कम तक के बच्चों को दिया जाता है। उनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को प्रिवेंट करने के लिए प्रेग्नेंट मदर्स में दिया जाता है और लैक्टेटिंग मदर्स में कुछ अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, पैसेज दिया जाता है, मनी दिया जाता है ताकि उनको न्यूट्रिशनल लेवल मैनेज होकर रह सके और उनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को
ना झेलना पड़े। सो ये है आपका ICDS। अब आप एक नर्स हैं तो आपको एक्सप्लेन करना है कि वैसे वैसे में आपका नर्सिंग रोल क्या हो सकता है। तो सबसे पहला नर्सिंग रोल है ग्रोथ मॉनिटरिंग। जब आप नर्स हैं आपको पता है कि ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसका मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट को असेस करना है। तो सबसे पहले आप ग्रोथ मॉनिटरिंग कीजिएगा। सो द फर्स्ट रोल ऑफ नर्स इज ग्रोथ मॉनिटरिंग। फिर आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग को एक्सप्लेन करना है। आप ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्या एक्सप्लेन कीजिएगा, जब बेबी बर्थ होता है तो उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन वो प्रॉपर तरीके से अचीव किया नहीं किया, वो कोई प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से, अंडर न्यूट्रिशन से, ओवर न्यूट्रिशन से सफ़र तो नहीं कर रहा है, उसके रिफ्लेक्सेस प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रहे हैं नहीं, उसके मसल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रहे हैं नहीं, या तो फिजिकल वेस्टेज की तरफ तो वो बच्चा नहीं जा रहा है। ये सब आपको असेस करना है। उसका हेड सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, कि धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वो बढ़ रहा है या नहीं, बेबी का वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका हाइट आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है या रुक गया है। आपको ये सब इसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग में मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट रोल ऑफ नर्स है इम्यूनाइजेशन। अगर पर्सन हॉस्पिटल में अगर उसका इम्यूनाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया तो आपका एक रोल बनता है कि उसको लेके जाके इम्यूनाइजेशन करवाएं। पहले हम लोग असेस करेंगे कि जो बच्चा जिस एज में है उस एज तक उसका इम्यूनाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। असेस करने के बाद अगर उसका इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है तो आपको लेके जाके इम्यूनाइजेशन करवाना है। मदर का इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है तो मदर का इम्यूनाइजेशन करवाना है। और अगर इम्यूनाइजेशन हो गया है तो उसको आपको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि इम्यूनाइजेशन बेबी और माँ के लिए दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। सो सेकेंड है इम्यूनाइजेशन। अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड है न्यूट्रिशन एजुकेशन। न्यूट्रिशन एजुकेशन में आप जनरली क्या देखिएगा, न्यूट्रिशन एजुकेशन में वो बच्चा या पर्सन किसी तरीके से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से सफ़र तो नहीं कर रहा है, और अगर सफ़र कर रहा है तो आइडेंटिफाई करना है। कम पैसे में जो इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज होता है, आयरन का सोर्स कम पैसे में जो है वो आपको बताना है। वैसा बेनिफिशियल फूड्स आपको बताना है जो कि इकोनॉमिकली अवेलेबल कर सकता है वो पर्सन। सो ये आपको न्यूट्रिशनल एजुकेशन में देना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हेल्थ एजुकेशन। फोर्थ है हेल्थ एजुकेशन। न्यूट्रिशन एजुकेशन में आप न्यूट्रिशन के पर्पज से बताएं। हेल्थ एजुकेशन में आपको उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। मतलब आप अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो आपको ये बीमारी होगा, आप ये चीज़ कम खा रहे हैं, आयरन का यूज़ कम कर रहे हैं, आपको एनीमिया होगा। ये सब आपको पर्सन को अवेयर करना है। आपको हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है। बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंटल माइलस्टोन मेजर करवाने के लिए बोल रहा है। अगर वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स अवेलेबल है उस विलेज में तो रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए बेबी को वहाँ लेके जाने के लिए ये सब आपको हेल्थ एजुकेशन देना है मदर को, टू मेंटेन न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ मदर एंड बेबी बोथ, दोनों का न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करने के लिए। फिफ्थ है रेफरल सर्विसेज। अगर वो पर्सन डिजीज से सफ़र कर रहा है तो आप उसको प्रॉपर रेफरल सर्विसेज देना है। उसको प्रॉपर बताना है कि आप इस जगह पे लेके जाइए, यहाँ आपके बच्चे का या आपका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगा, ये प्रॉब्लम है, ये सब आपको पर्सन को बताना है। सिक्स्थ वन है रिकॉर्ड मेंटेनेंस। कोई भी बच्चा को या माँ को कोई डिजीज़ हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करके रखना है, ताकि उसको फर्दर में अगर मदर को नहीं याद है तो जो आपके पास रिकॉर्ड है उसकी वजह से उसका ईजिली ट्रीटमेंट हो सके। एंड द सेवेंथ है होम विजिट।
नर्सेज का एक रोल है होम विजिट करना भी, जो कि आपको कम्युनिटी एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ नर्सेज को होम टू होम विजिट जाके वहाँ के बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस, मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस, कोई डिजीज़ है या नहीं, कोई क्रोनिक डिजीज़ है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली में कितना बच्चे हैं, कितने लोग हैं, ये सब असेस करना रहता है। तो जनरली आपको होम विजिट करना है, वो बच्चा कितना हेल्दी है, नहीं है, क्या है, आपको वो सब जाके होम विजिट वहाँ पे परफॉर्म करना है। सो दीज आर द रोल ऑफ नर्स इन ICDS। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन बिटवीन फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसमें आपको डिफरेंशिएट लिखने के लिए बोला गया है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन फैट्स में डिजॉल्व नहीं होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो उसका एग्जाम्पल हो गया हम पहले भी बताए थे, फैट सॉल्युबल्स विटामिन्स का एग्जाम्पल हो गया A, D, E, K, और वाटर सॉल्युबल का B और C। ये आपको एग्जाम्पल के साथ मेंशन कर देना है। पहला डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन्स में एब्जॉर्ब्ड विद डाइटरी फैट्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है वो डाइटरी फैट्स के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब होता है। मतलब वो फैट में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो अगर एक्स्ट्रा आपके बॉडी में प्रेजेंट हैं तो वो एब्जॉर्ब ही रहेंगे, मतलब एक्यूमुलेट होके रहेगा। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो एक्यूमुलेट नहीं होता है, वो यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और फैट सॉल्युबल विटामिन लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। और जो फैट सॉल्युबल के विटामिन का जो डिफिशियंसीज है वो जल्दी, मतलब अपना डिजीज इम्पैक्ट जल्दी शो नहीं करता है, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर आपके बॉडी में कम होगा तो वो ईजिली आपके बॉडी में शो करेगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स में क्या क्या आता है। मिल्क हो गया, बटर हो गया। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये आपका डिफरेंशिएशन है। आप इतना 4 से 5 डिफरेंशिएशन आपको मेंशन करना है, जो कि हम बता दिए हैं, आपको वो मेंशन करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन विटामिन्स, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। हम लास्ट जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनाए थे उसमें भी मिलता जुलता क्वेश्चन था कि विटामिन्स होता क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन 2 अथी में किया गया था, माइक्रो मिनरल्स और मिक्रो मिनरल्स। तो वही आपको एक्सप्लेन करना है, माइक्रो मिनरल्स कितना इंपॉर्टेंट है, मिक्रो मिनरल्स कितना इंपॉर्टेंट है, माइक्रो मिनरल्स में क्या क्या आता है, मिक्रो मिनरल्स में क्या क्या आता है। माइक्रो मिनरल्स मोर देन 100 mg इंपॉर्टेंट है, मिक्रो मिनरल्स लेस देन 100 mg। पहले विटामिन को एक्सप्लेन कीजिएगा, उसके बाद द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। और ये क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है, डिफाइन विटामिन A, D, E, K एंड B। जबकि विटामिन A, D, E के फैट सॉल्युबल है, विटामिन B वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आपको ये सबको एक्सप्लेन करना है कि विटामिन A क्या है, विटामिन D क्या है, विटामिन E क्या है, विटामिन A क्या है, और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, इसका जो केमिकल नाम होता है उसके साथ आपको लिखना है। जैसे विटामिन E को हम लोग टोकोफेरॉल भी बोलते हैं, वो भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शन एंड सोर्सेज एंड डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स का फंक्शंस क्या होता है, उसको कहाँ से ऑरिजिनेट करते हैं, मतलब सोर्स, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, दोनों को आपको मेंशन करना है। और उसके बाद डिफिशियंसीज, विटामिन के डिफिशियंसीज की वजह से क्या होता है। बहुत सारे बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है। अगर आयरन आपका माइक्रो मिनरल्स में आता है, वो अगर कम होगा आपकी बॉडी में तो एनीमिया की तरफ लीड्स करेगा। तो वही आपको बताना है, ये आपको प्रॉपर क्वेश्चन एक्सप्लेन करके लिखना है। आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इजी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, जब वेट और हाइट को हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक बॉडी मास इंडेक्स आता है, उसी को एक वेट, एक एवरेज वेट आता है, उसी को हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। उसको मेजर करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो भी हम लास्ट वीडियो में बताएं क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वेट बाई हाइट।
ये मीटर स्क्वायर में होता है और ये केजी में होता है। ये यूज़ करते हैं तो आपको बॉडी मास इंडेक्स को एक्सप्लेन करना है, जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन। बीएमआई का भी क्लासिफिकेशन होता है, कितना से कितना तक हेल्दी में आएगा, कितना से कितना तक ओबेसिटी 1 में आएगा, कितना से कितना तक ओबेसिटी 2 में आएगा और कितना से कितना ओबेसिटी 3 में आएगा। सो लेट्स मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बीएमआई। सबसे पहला लेस देन 18.5। 18.5 है जो कॉमन है, एवरेज है, इतना पर्सन को होना चाहिए। अगर कोई पर्सन 18.5 से कम बीएमआई आता है तो वो आपका अंडर वेट कहलाएगा। अगर 18.5 से 24.9 के बीच में आता है तो उसको नॉर्मल वेट बोलेंगे। उसके बाद 25 से 29.9 में आएगा तो उसको ओवर वेट बोलेंगे। फिर 30 से 34.9 में आएगा तो इसको ओबेसिटी क्लास 1 बोलते हैं। ओबेसिटी क्लास 1। जब 35 से 39.9 में आएगा तो इसको ओबेसिटी क्लास 2 बोलते हैं। और एबव 40 आएगा तो एबव 40 आने के बाद उस पर्सन को हम लोग ओबेसिटी क्लास 3 में रखते हैं। ओबेसिटी क्लास 3। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बीएमआई। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है इसका क्लासिफिकेशन। सो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले इसमें आपको न्यूट्रिशन क्या है वो आपको लिखना है, न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है, इंट्रोडक्शन देना है न्यूट्रिशन का। उसके बाद फिर आपको रोल लिखना है कि हमारे ज़िंदगी में न्यूट्रिशन का क्या रोल है। जैसा कि हम सब जानते हैं बिना खाना का कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, बिना खाना और पानी के। सो आप लिख सकते हैं न्यूट्रिशन एक्ट एज द पिलर ऑफ आवर लाइफ। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट न्यूट्रिशन। सबसे पहला रोल हो गया हमको फूड प्रोवाइड करना, हमको बॉडी बिल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक ह्यूमन बॉडी के लिए स्केलेटल का रोल परफॉर्म करना, हमको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज से बचाना और जो अदर डिजीज़ होते हैं वो सबसे बचाना। आप लिख सकते हैं न्यूट्रिशन का रोल। इस तरीके से कम आपको 5 से 6 रोल्स लिखना है न्यूट्रिशन का कि वो क्या क्या हेल्पफुल है, क्या क्या करता है, क्या क्या पर्पस है उसका, क्या क्या वर्क है, ये सब। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंस की इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बिना खाना पीना के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, अपना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बिना न्यूट्रिशन का कोई पर्सन अपना पूरा लाइफ टाइम जी नहीं सकता है, कोई बेबी का बर्थ नहीं हो सकता है। सो ये सब आपको मेंशन करना है इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन में। रोल में आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन में आपको थोड़ा लंबा 8 से 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा कि इम्पॉर्टेंस क्या ज़रूरी है, हमारे बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, न्यूट्रिशन में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूट्रिशन करके भी आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, कि दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूट्रिशन विच आर इसेंशियल फॉर अ ह्यूमन बींग्स। फिर उसके बाद आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आप इसमें लिख सकते हैं कि बैलेंस डाइट इज़ अ होल मिक्स ऑफ डाइट विच आर यूजफुल फॉर अ पर्सन टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड टू क्रिएट अ हेल्दी बॉडी विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। सो ये सब आप लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ फैट। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बताए थे फैट्स का सोर्सेज क्या क्या है, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, दोनों को। पहले आपको फैट को डिफाइन करना है, फैट होता क्या है, फिर फैट को डिफाइन करने के बाद आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है, एक तरफ एनिमल एक तरफ प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स में क्या क्या आता है, मीट आ गए, एग्स आ गए, और जो प्लांट सोर्स आता है उसमें लेग्यूम्स आ गए। आपको ये सबको क्लासीफाई करके लिखना है। और उसके बाद व्हाट आर द फंक्शंस, फंक्शंस क्या है फैट का, आपके बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को, वाइटल्स ऑर्गन्स को कुशन प्रोवाइड करता है, उनको शॉक से बचाता है, आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको ये सब फंक्शन मेंशन करना है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फैट में, कि कम से कम 8 से 10 फंक्शन आपको मेंशन करना है। आप ये लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें फंक्शन ऑफ फैट हम प्रॉपर तरीके से बताए हैं। एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी को बिल्डिंग करने में हेल्प करता है, आपके ऑर्गन्स के लिए कुशन का वर्क करता है, और हमारा ब्लड शुगर मेंटेन करके रखता है। दीज आर द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आप एक बार जाके वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम रिपीटेड है। डिफाइन मिनरल्स, मिनरल्स क्या होता है, इसमें आपको मिनरल्स को पहले एक्सप्लेन करना है, फिर माइक्रो मिनरल्स, मिक्रो मिनरल्स क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, फिर एक्सप्लेन ना क्लासिफिकेशन इसमें पूछ दिया, आपको माइक्रो लिखना है, मिक्रो लिखना है, माइक्रो मिक्रो लिखने के बाद उसका एग्जांपल लिखना है, व्हाट आर द एसेंशियल माइक्रो मिनरल्स और मिक्रो मिनरल्स। आपको बस यही करना है ये क्वेश्चन में। सो ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड प्रोटेक्शन। आप फूड प्रोटेक्शन से क्या समझते हैं। जैसा कि फूड स्टोरेज और फूड प्रोटेक्शन एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो आपको एक्सप्लेन करना है फूड प्रोटेक्शन है क्या। फूड प्रोटेक्शन इज अ मेथड बाय विच वी प्रिजर्व द फूड फ्रॉम एनी कंटामिनेटेड सब्सटेंस और माइक्रोबियल्स। Food protection is a method by which we protect the food, any contaminated substance और microbial। ये है फूड प्रोटेक्शन। फूड प्रोटेक्शन के बहुत सारे मेथड आप पढ़ रहे हैं, पेस्चराइजेशन हो गया, उसको स्टोर करने के लिए हीट का मेथड यूज़ करते हैं, ये सब आपको मेथड्स पहले आप ये लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन, उसको फ्रीज करते हैं, हीट मेथड हो गया, पेस्चराइजेशन मेथड हो गया, जो पिकल्स वगैरह में हम लोग मेथड यूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं। आपको ये सब मेथड्स लिखना है, फिर वो मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। पेस्चराइजेशन, जैसे एग्जांपल लीजिए पेस्चराइजेशन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस को, जनरली मिल्क में पेस्चराइजेशन किया जाता है, कोई भी सब्सटेंस को उसके बॉइलिंग डिग्री तक बॉयल करना और एट रैंडमली कूल करना, जिसकी वजह से जो मिल्क का लाइफ होता है वो कुछ समय के लिए बढ़ जाता है। फिर हीटिंग इज द मेथड जिसमें हम लोग फूड को जनरली सीरियल्स वगैरह को ड्राई हीट देते हैं, धूप में रखते हैं, जिससे जो फूड होता है वो ईजिली ख़राब नहीं होता है। फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, मीट्स हो गया, ये सब को हम लोग फ्रीज करके रखते हैं। वेजिटेबल्स को हम लोग रेफ्रिजरेटर्स में फ्रीजिंग रखते हैं, और जो मीट्स हो गया उसको फ्रोज़न रखते हैं। फ्रोज़न में आपको बताया था -18 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, -18 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखते हैं उसको फ्रोज़न, और उसको टेम्परेचर कंट्रोल रखना मैंडेटरी है। और जो फ्रीजिंग में है उसमें आपका 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक आप मेंटेन करके रख सकते हैं फ्रीजिंग में, जिससे आपको जो फूड मटेरियल होगा वो ख़राब नहीं होगा। सो आप फूड प्रोटेक्शन में वो सब मेंशन कीजिएगा। AGMRK का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। दिस इज द कंपनी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक, जिस तरह से आप FSSAI पढ़े होंगे, FAO पढ़े होंगे, उसी तरीके से एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक तरह का कंपनी है जो फार्म्ड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका गेहूं, चावल, ये सब पे अपना टैग लगाता है और उसको मार्केट में चेक करता है कि वो इडेबल है या नहीं, मतलब उसमें जो पेस्टिसाइड्स, जो अमाउंट यूज़ किए गए हैं, क्या वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है या नहीं।
तो आप इसमें AGMR में लिखिएगा पहले फुल फॉर्म लिखिएगा AGMR एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसके बाद लिखिएगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्राइवेट कंपनी बाय विच चेक द accuracy or contents of food whether that food is edible or not. उसके बाद क्या क्या फूड्स में AGMR का टैग लगता है, जैसे हो गया आपका टर्मरिक हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया, फ्लोर हो गया, ये सब फूड्स हैं जिसमें AGM जो भी खेत से उगाया जाता है एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर सब्सटेंस को अगर एनिमल को फीड किया जा रहा है वैसे प्रोडक्ट को AGMR के अंदर आता है। AGMR का फंक्शन क्या है? फूड का कंसिस्टेंसी चेक करना, फूड का लाइफ वैलिड कब तक है वो चेक करना, पेस्ट कंट्रोल चेक करना कि कितना पेस्टिसाइड यूज़ किया गया है, क्या वो ह्यूमन गट को इरिटेट करेगा या नहीं करेगा, वो ये सब दीज आर द फंक्शंस ऑफ AGMR। पहले आपको AGMR के डेफिनेशन लिखना है, फिर कौन कौन सा फूड में यूज़ किया गया है वो लिखना है, उसके बाद एडवांटेज पर्पस क्या है AGMR का आपको ये मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। Enumerate the nutritional problem of India। जैसा कि आपको पता है इंडिया में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, सो आपको पहले न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को मेंशन करना है। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होता क्या है? द प्रॉब्लम विच आर अकरिंग फ्रॉम द आइदर नॉट टेकिंग न्यूट्रिशन और ओवर टेकिंग न्यूट्रिशन, दीज आर अंडर द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। फिर आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट में आपको सबसे पहले लिखना है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर। उसके बाद है क्रोनिक, उसके बाद है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसके बाद है अदर्स डिजीज। पहले आपको एक क्लीन तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट में आपको मेंशन करना है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, क्रोनिक डिजीज, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, अदर डिजीज। इतना फ्लो चार्ट बनाने के बाद फिर आप हेडिंग डालिए। सबसे पहले हेडिंग हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डाल रहे हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर कौन कौन से डिजीज़ आते हैं? मरासमस हो गया, क्वाशियोरकर, मरासमिस क्वाशियोरकर, मरासमिक क्वाशियोरकर, ये लिखना है। फिर क्या चीज़ के डिफिशियंसी की वजह से ये सब डिजीज़ होता है आपको वो मेंशन करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखना है, फिर हम सेकंड लिख रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर। इसमें क्या क्या आ सकता है? आयोडीन डिसऑर्डर, आयरन डिसऑर्डर, फ्लोराइड डिसऑर्डर्स, फिर आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर। आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया। इसकी कमी, फ्लोराइड की कमी से क्या होता है? फ्लूरोसिस। आपको ऐसे ही एक पहले चार्ट बनाना है, फिर उसके बाद वहाँ से चार्ट को डिजीज़ उठा के आपको एक्सप्लेन करना है कि ये चीज़ की कमी से ये चीज़ होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं
क्रोनिक, आप सबको पता है क्रोनिक डिजीज में क्या क्या आएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया हार्ट डिजीज, नेक्स्ट है डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, क्रोनिक लीवर डिजीज, कोलोन कैंसर। वैसा क्रोनिक डिजीज जो फूड से रिलेटेड हो आप उसमें इसमें मेंशन कर सकते हो क्रोनिक डिजीज में, क्योंकि हार्ट डिजीज भी एक्सेस, जब आप एक्सेस ऑयल या एक्सेस स्पाइसेस वाला फूड होते हैं तो वो आपके आर्टरीज वेन्स में प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि एक तरह का फैट होता है, तो उसकी वजह से हार्ट डिजीज काउज करेगा। डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि इंसुलिन के रेसिस्टेंस नहीं होने की वजह से डायबिटीज मेलाइटस काउज करता है, ये भी एक फूड क्रोनिक डिजीज में आएगा। फिर नेक्स्ट है क्रोनिक लीवर डिजीज, जैसा कि हम बताएं फैट सोल्यूबल विटामिन का एक्सेस इंटेक कीजिएगा तो वो आपके लीवर में जाके एक्यूमुलेट होते रहेगा। वाटर सोल्यूबल उतना ही यूज होगा जितना उसके लिए इसेंशियल है, लेकिन फैट सोल्यूबल में ऐसा नहीं है। फैट सोल्यूबल आप एक्सेस कंजम्पशन कीजिएगा तो वो आपके लीवर में जाके पहले फैटी लीवर काउज करेगा, फैटी लीवर काउज करने के बाद फिर वो क्रोनिक लीवर डिजीज काउज कर देगा, जिसकी वजह से आपके लीवर का फंक्शन धीरे धीरे कम होते जाएगा। उसके बाद है कोलोन कैंसर, आप एक्सेस वैसा फूड जो आपके कोलोन में जाके इरिटेंट्स काउज करे, एक्सेस स्पाइसी, एक्सेस ऑयली फूड, एक्सेस मैदा वाला फूड आप कंजम्पशन कीजिएगा तो आपको ये सब डिजीज, क्रोनिक डिजीज कंडीशन रिलेटेड टू फूड में आप ये सब मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है अदर्स, अदर्स में क्या क्या डिजीज आएगा। फोर्थ है अदर्स, इसमें सबसे पहला एग्जांपल है गैस एसिड रिफ्लक्स, गैस एसिड रिफ्लक्स। सेकेंड हो गया डायरिया, फिर हो गया मिल्क एलर्जीज। ये सब में और भी डिजीज हो सकते हैं, हम आपको कुछ कुछ डिजीज यहाँ पे एग्जांपल लेके बता रहे हैं। अगर आपको पता है कि ये सब डिजीज होता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो बताए हैं बस इतना ही होता है, इसके अलावा और भी डिजीज होते हैं ये सब की वजह से। फिर उसके बाद लीवर डिजीज, ये लीवर डिजीज में जनरली सिरोसिस आ जाएगा, लीवर सिरोसिस, वो आपका लीवर डिजीज था जिसमें फैट का एक्यूमुलेट हो जा रहा था लीवर पे, और जो अदर्स में आएगा वो आपका लीवर सिरोसिस होगा जिसमें आपका लीवर का डीजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये दिस इज द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। सो आप ये मेंशन कर सकते हैं, और आपको प्रॉपर चार्ट बना के लिखना है और प्रॉपर वे में प्रेजेंट करके लिखिएगा, और इसमें एग्जाम्पल लिखना मत भूलिएगा क्योंकि न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे आपको लाइफ में सर्वाइव करने के लिए एयर का इंपॉर्टेंस है ना, वैसे ही न्यूट्रिशन में आप एग्जाम्पल दे के लिखिएगा ना तो सामने वाले इवैल्यूएटर पे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, नहीं बच्चा को पता है तभी वो एग्जाम्पल दिया। सो इसी तरीके से आपका जो मास्टर सीरीज का थर्ड वीडियो शॉर्ट आंसर वाला वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो है आपका MCQ से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।